गुड मॉर्निंग बच्चों। अ, आज हम लोग कक्षा 10वीं इतिहास पाठ का पाठ 7वां खेल और इतिहास, इसके बारे में हम लोग समीक्षा करेंगे। मतलब किताब तो आपको एक बार पढ़ाई दी गई है, तो इसके बारे में शॉर्टकट तरीके से एक बार इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे होगे स्क्रीन पर, पाठ 7वां खेल और इतिहास। तो इसमें 7 पॉइंट हैं, जिसमें पहला है 7.1 खेलों का महत्व, 7.2 खेलों के प्रकार, 7.3 खेलों का अंतरराष्ट्रीयकरण, 7.4 खेलों की सामग्री और खिलौने, 7.5 खिलौने और इतिहास, 7.6 खेल और संबंधित साहित्य तथा फिल्में, और 7.7 खेल और व्यवसाय के अवसर। इन सारे विषयों पर आज हम लोग थोड़े में चर्चा करेंगे। तो चूंकि किताब में जो पाठ का नाम दिया गया है खेल और इतिहास, इससे ही हमको ये पता चलता है कि इस पाठ के अंतर्गत खेल के बारे में बताया गया है। जो खेल हम लोग अक्सर खेलते हैं, चाहे वो घर के अंदर खेल खेलते हो या घर के बाहर, और इन खेलों का इतिहास क्या रहा है, मतलब इनकी प्राचीन परंपराएं क्या रही हैं, किस तरह से खेलों का विकास हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों, एक बार इतना आप समझ लीजिए कि जिस तरह से हमको जीने के लिए भूख की जरूरत होती है, और भूख के लिए हमें खाना खाना पड़ता है, और खाएंगे तो ही हमारा शरीर में एनर्जी आएगी और हम अपनी जिंदगी जी पाएंगे। तो जिस तरह से हमारे जीवन में खाने का महत्व है, उसी तरह से खेल का भी हमारे जीवन में विशेष महत्व है। क्योंकि खाने के बाद हमारे शरीर में एनर्जी आती है, और हमारे शरीर को एक अच्छा विकसित रूप धारण करने के लिए हमको खेल भी खेलना पड़ता है। क्योंकि बिना खेल के हमारा शरीर एकदम, मतलब अच्छा नहीं रहेगा। या तो ज्यादा मोटे हो जाएंगे या तो ज्यादा ही दुबले रहेंगे, और हमारा मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, हमारा शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमारे जीवन में खेलों का भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। और खेल से क्या होता है कि हमें किसी प्रकार की कोई टेंशन रहती है, किसी प्रकार का कोई मानसिक थकान रहती है, तो खेल के माध्यम से वो सारी चीजें दूर होती हैं। मनुष्य जितना प्राचीन है, मतलब मनुष्य की उत्पत्ति जब से हुई है, तब से खेल का भी इतिहास रहा है। क्योंकि खेलना यह मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है। आप देखते होंगे कि जब आप छोटे थे या अभी भी, या इसके बाद भी, हम लोग कोई ना कोई खेल हमेशा खेलते रहते हैं। और इस खेल की वजह से हमारा जो मानसिक थकान होती है या जो मानसिक परेशानियां होती हैं, वो कुछ देर के लिए दूर हो जाती हैं। तो खेलना हमारा एक मानवीय अधिकार भी है, और इसको हमसे कोई दूर नहीं कर सकता है। तो खेलना भी हमारे जीवन का एक अद्भुत हिस्सा है, और हमको अपने जीवन में खेल खेलते ही रहना चाहिए। हर इंसान के अलग अलग शौक होते हैं। किसी को कबड्डी में शौक होता है खेलने के लिए, किसी को कुश्ती में शौक होता है, किसी को शतरंज का खेल खेलना पसंद होता है, किसी को टेबल टेनिस खेल खेलना पसंद होता है। जरूरी नहीं कि हमको जो चीज पसंद हो वही चीज दूसरों को भी पसंद हो। इसीलिए इंसान को खाना खाना भी जरूरी है, तो शरीर को अच्छा रखने के लिए खेलना भी जरूरी है। तो आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करना शुरू करेंगे। तो आप किताब आपके सामने होगी बच्चों, आप उसमें देख भी सकते हो कि खेलों के बारे में विभिन्न प्रकार के खेल हमारे पुस्तक में दिए गए हैं, और बहुत सारे ऐसे भी खेल हैं जो हमारी पुस्तक में नहीं भी दिए गए हैं, फिर भी हम लोग उसको खेलते हैं। अभी खेलों आप लोग पहले देखेंगे, अपने किताब में कुश्ती दी गई है, जिसको आप लोग दंगल बोलते हो। कुश्ती या दंगल, आप लोग ने दंगल फिल्म भी देखी होगी आमिर खान की। किस तरह से उसमें दिखाया गया था कि खेल से किस तरह से हमको गोल्ड मेडल मिल सकता है, हमारा नाम बन सकता है। तो कुश्ती एक हमारे जीवन का एक अद्भुत खेल है, और इसको खेलने से हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है। खेल चाहे कोई भी हो, तो उससे हमारे शरीर में स्फूर्ति आते रहती है। तो ये दंगल, कुश्ती, हम लोग खेल के बारे में बात कर रहे हैं। अभी खेलों का महत्व क्या होता है, दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो पहला पॉइंट खेलों का महत्व। खेलों के महत्व के कारण हमारे जीवन में जितने भी दुख होते हैं, जितनी चिंताएं होती हैं, वो कुछ देर के लिए हम लोग उसको
भूल जाते हैं। खेल खेलने से हमारा मन बहलता है, हमारे मन में ताजगी आती है, स्फूर्ति आती है, मतलब एक जोश आता है। और इस खेल खेलने में काफी ज्यादा परिश्रम भी करना पड़ता है, बहुत सारे नियमों का पालन भी हमको करना पड़ता है। खेलों के कारण लोगों का व्यायाम भी होता है, कसरत भी हो जाती है, जिससे शरीर स्वस्थ और बलिष्ठ बनने में सहायता प्रदान करता है। खेलों के कारण बच्चों मानसिक धैर्य, जीवटता और खिलाड़ीपन जैसे गुणों में वृद्धि होती है। मतलब खेल खेलने से हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है और हमारे गुणों में भी वृद्धि होती है, और हमारे आपस में एक दूसरे के प्रति भाईचारा भी उत्पन्न होता है। सामूहिक खेल खेलने से क्या होता है? सामूहिक मतलब ऐसा खेल जिसमें कई सारे लोग रहे, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, तो उसमें केवल एक खिलाड़ी नहीं खेलता है, उसमें कई सारे खिलाड़ी रहते हैं। तो सामूहिक खेल खेलने से पारस्परिक सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। जैसे कि आप लोग देखते ही होंगे, आप लोग कभी कबड्डी खेलते हो या कुश्ती ये क्रिकेट खेलते हो, किसी खिलाड़ी को लग जाता है, भले ही वो हमारे पक्ष का खिलाड़ी ना हो, दूसरे पक्ष का खिलाड़ी हो, फिर भी हम लोग उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोग में आपसी सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं है कि आप उसकी मदद कर रहे हैं तो वो आपकी मदद नहीं करेगा, कल अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो वो भी आपकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। तो इससे क्या होता है, मेल जोल की भावना उत्पन्न होती है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, और नेतृत्व का गुणों का विकास होता है। नेतृत्व मतलब लीडरशिप, लीडरशिप के गुणों का भी विकास हमारे अंदर होता है। तो ये खेलों का एक महत्व है, और इस महत्व को हमेशा हमको याद रखना चाहिए, क्योंकि हम खेल खेल रहे हैं। खेल में प्रतिस्पर्धा रखनी चाहिए, लेकिन किसी के प्रति वैमनस्य की भावना नहीं रखनी चाहिए, किसी के प्रति कठोरता की भावना नहीं रखनी चाहिए। इससे खेल खेल नहीं रह जाएगा, तो इसमें आपकी बदनामी भी हो सकती है। तो खेल को इस तरह से खेलो जिससे लोगों को तकलीफ ना हो। तो ये बच्चों खेलों का महत्व है। अब अगला पॉइंट देखेंगे आप लोग, खेलों के प्रकार। खेलों के प्रकार में देखिए बहुत सारे बच्चों खेल हैं। खेलों के प्रकार में देखिए दो प्रकार के खेल होते हैं। पहला होता है घरेलू खेल, जो कि हम लोग घर के अंदर खेलते हैं, और दूसरा होता है मैदानी खेल, जो हम लोग घर के बाहर खेलते हैं। तो घरेलू खेल के अंतर्गत कौन कौन से खेल होते हैं? बहुत सारे खेल हैं, जैसे शतरंज, जिसको हम लोग घर के अंदर चार दीवारी के अंदर बैठकर खेल सकते हैं। ताश के पत्ते होते हैं, उसको हम लोग घर के अंदर बैठ के खेल सकते हैं। कैरम होता है, उसको हम लोग खेल सकते हैं घर के अंदर। कौड़ियों वाला खेल होता है, उसको हम लोग घर के अंदर खेल सकते हैं। ये हम लोग कहीं भी, अगर छोटी सी कहीं भी कोई भी जगह मिल जाए, तो वहां पे बैठ के हम लोग इसको बड़े आसानी से खेल लेते हैं। और हम लोग प्राचीन काल में देखे थे, या अभी भी गुड्डे गुड़ियों वाला खेल भी लड़कियां खेलती हैं, और उसमें घर के सभी लोग सम्मिलित भी हो सकते हैं। और गुड्डा गुड्डी का खेल, शादी का खेल, ये सब पारिवारिक आनंद समारोह का खेल है, इसको हम लोग चार दीवारी के अंदर तक खेल सकते हैं। तो घरेलू खेल का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी खेल जिसको हम घर के अंदर बैठकर खेल सकें। तो जिसमें विभिन्न प्रकार के खेलों के नाम लिए गए हैं बच्चों, जैसे शतरंज, ताश पासों वाला खेल, कैरम वाला खेल, कौड़ियों वाला खेल, ये सारे खेल हम लोग घर के अंदर बैठकर खेल सकते हैं। गुड्डे गुड़ियों वाला खेल, शादी समारोह वाला खेल, इसमें क्या होता है, घर के अन्य मेंबर भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। और घरेलू खेल में और भी बहुत सारे खेल हैं, जैसे आप लोग को पता होगा आजकल तो बहुत सारे खेल उत्पन्न हो गए हैं। जैसे लूडो आप लोग खेलते हो, घर के अंदर बैठ के ही लूडो भी खेल लेते हो। और भी बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो हम लोग घर के अंदर बैठकर खेलते हैं। तो ये हुआ बच्चों घरेलू खेल। अब मैदानी खेल, शतरंज, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये शतरंज है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये घरेलू खेल के अंतर्गत आते हैं। अब हुआ मैदानी खेल। मैदानी खेल वो खेल होता है बच्चों, जो खेल हम लोग घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर खेलते हैं, जहां पे काफी ज्यादा जगह की हमको जरूरत होती है। तो मैदानी खेल में जैसे अब आ गया कबड्डी, तो लंगड़ी, आट्या पाट्या, खो खो आदि खेलों का समावेश होता है। तो मैदानी खेल ये सारे खेल होते हैं, और इसको देश विदेश में भी खेला जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे भारत देश में ही खेला जाता हो, या किसी राज्य तक सीमित हो, या किसी जिले तक या किसी तालुका तक सीमित हो, ऐसा नहीं। ये पूरे देश में और पूरे विदेश में भी खेल खेला जाता है। और कौन कौन से खेल हैं मैदानी खेलों में? जैसे क्रिकेट हो गया, लंगड़ी हो गई, टेबल टेनिस हो गया, लंगड़ी आप लोग देख रहे होंगे चित्र में, ये लंगड़ी हो गया। गुल्ली डंडा होता है, वो हम लोग मैदानी खेल जानते हैं। घिरनी चलाना,
गड्डी का खेल, ये सारे खेल जैसे लट्टू घुमाना, झिम्मा, लड़कियां एक दूसरे को ताली देकर वृत्त में झूमती हुई नाचती हैं जिसको झिम्मा बोलते हैं, लंगड़ी जैसे खेल, ये सारे खेल लोकप्रिय हैं। तो ये सारे खेल हम लोग मैदानी खेलों के अंतर्गत जानते हैं। विदेशी मैदानी खेलों में कौन कौन से खेल आते हैं जो विदेशों में खेले जाते हैं, या हमारे भारत देश में भी खेले जाते हैं लेकिन विदेशों में भी खेले जाते हैं। जैसे लंगड़ी उंगड़ी हो गया बच्चों, तो ये विदेश में नहीं खेले जाते होंगे या बहुत कम खेले जाते होंगे। कबड्डी जैसा खेल है जो कि विदेश में खेला जाता है। और कौन कौन से खेल विदेशों में खेले जाते हैं, जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस आपको दिखाई दे रहा होगा, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो आदि खेलों का समावेश ये सब विदेशी खेलों के अंतर्गत भी आते हैं। तो विदेशी मैदानी खेलों में कौन कौन से बच्चों, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट, गोल्फ, ये सारी पोलो आदि, क्रिकेट आदि चीजों का समावेश होता है। इसको हम लोग विदेशी खेलों के अंतर्गत जानते हैं। मैदानी खेलों में भी धावन भी होता है जो कि दौड़ते हैं, रेस होती है। इसमें 100 मीटर भी होता है, 200 मीटर भी होता है और बाधा दौड़ का भी समावेश होता है। शारीरिक कौशलों पर ही आधारित खेल होते हैं जिसमें कि हमारे शरीर की ताकत का अंदाजा लगाया जाता है, जैसे थाली फेंक में, गोला फेंक में, लंबी कूद, ऊंची कूद, ये सारी चीजों में हमारे शरीर की ताकत का अंदाजा लगाया जाता है कि हम कितना दूर तक कोई भाला फेंक सकते हैं, कितना गोला फेंक सकते हैं, कितनी दूर तक, कितने ज्यादा लंबी रेस हम लोग दौड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजों में शारीरिक बल की जरूरत होती है और इसको हम लोग, जैसे नौकानयन भी हो गया, नाव चलाना, रस्सी के ऊपर चढ़ना, मलखलम का चित्र देखो बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा, मलखंब मतलब खंबे के ऊपर चढ़ना, अपनी कसरत दिखाना, ये सारी चीजों को हम लोग शारीरिक कौशलों पर आधारित खेल कहते हैं। साहसिक खेल भी होते हैं। साहसिक खेल जैसे स्केटिंग करना, मोटरसाइकिल चलाना, ग्लाइडिंग करना, मोटर कार की दौड़ करना, ये सब बच्चों साहसिक खेल होते हैं। इसमें कुछ रिस्क भी होते हैं, जैसे जान जाने की भी रिस्क होती है कभी कभी, लेकिन ये सब साहसिक खेल के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, मैदानी खेल में आप लोगों ने देखा क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, ये सब मैदानी खेल में। शारीरिक कौशल वाले खेल कौन से होते हैं, भाला फेंकना, गोला फेंकना, ऊंची कूद करना, वाटर पोलो, नौकानयन, ये सब क्या होते हैं, शारीरिक कौशल पर आधारित होते हैं। और साहसिक खेल में कौन कौन से आते हैं, स्केटिंग करना, आइस हॉकी, ये लोकप्रिय खेल है, पर्वतारोहण करना, पर्वत पर चढ़ना, मोटरसाइकिल की दौड़ लगाना, मोटर कार का रेस करना, ये सब थोड़े साहसिक खेल होते हैं जिसमें थोड़ी बहुत तकलीफ भी हो सकती है अगर जरा भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या जरा से भी चूक हो गई तो इसे कहते हैं साहसिक खेल। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ बच्चों खेलों के प्रकार में। अब देखिए बच्चों, खेल प्रतियोगिताएं भी होती हैं। अब खेल प्रतियोगिताएं क्या है, अगला पॉइंट है आपका खेल प्रतियोगिता। खेल प्रतियोगिता में जैसे कि संपूर्ण विश्व में आप लोग जानते हो क्रिकेट खेला जाता है, स्केटिंग देख रहे हो आप लोग, क्रिकेट। तो खेल प्रतियोगिता में आप लोग जानते हो कि जैसे कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कि सभी विश्व में खेला जाता है लगभग, और इसमें ओलंपिक, जो कि क्रिकेट है वो ओलंपिक में तो नहीं आया अभी तक, लेकिन एशियाई दिव्यांगों ओलंपिक विश्व क्रिकेट प्रतियोगिताएं, हॉकी, दंगल, शतरंज आदि खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जो कि देश में ही नहीं विदेश में भी होता है। तो हमारे देश में हॉकी, क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल है और इसको हम लोग हमारा राष्ट्रीय खेल भी मानते हैं। याद रखिए बच्चों, हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल होता है। इसको आप लोग अंडरलाइन भी कर सकते हो, ये हमारे कभी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो वो है हॉकी। तो इन सब खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन स्थानीय स्तर पर भी किया जाता है, नगरीय स्तर पर भी किया जाता है, तहसील, जिला, राज्य, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग जिस जिले में रहते हैं वहां पे, जिस तालुका में रहते हैं वहां पे भी, जिस नगर में रहते हैं वहां पे भी, देखो आप लोग को दिखाई देता होगा कि यहाँ पर क्रिकेट की स्पर्धा है, जीतने वाले को पहला प्राइज ये दिया जाएगा, दूसरे वाले को ये प्राइज दिया जाएगा। तो ये सारी चीजों का विज्ञापन या एडवर्टाइज आपको सामने किया जाता है और आप लोग उन खेलों में भाग लेते हो और एक दूसरे के प्रति प्रतियोगिता करते हो।
प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन होता है, आप सामने वाले को हराने की कोशिश करते हो और उसमें अगर आप लोग विजयी होते हो तो आप लोग को एक अच्छा खासा इनाम दिया जाता है, आपका नाम होता है और कभी कभी उस क्षेत्र में हमारा भविष्य भी बनता है, करियर भी बनता है, हमको अच्छी खासी नौकरी भी मिलती है अगर हम लोग स्टेट लेवल जिला लेवल पर जाते हैं तो। चूंकि बच्चों अभी अगर हॉकी का नाम आया है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेजर ध्यानचंद जो भारतीय हॉकी खिलाड़ी और टीम के कप्तान थे और उनके नेतृत्व में सन 1936 ईस्वी में भारतीय हॉकी टीम ने बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। इसको याद रखिए, मेजर ध्यानचंद जो भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी और टीम के कप्तान भी थे और सन 1936 में बर्लिन के ओलंपिक में स्वर्ण पदक उन्होंने जीता था। और मेजर ध्यानचंद भारतीय टीम के खिलाड़ी के रूप में खेले थे और 29 अगस्त को उनका जन्मदिन है और इसी दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में माना जाता है। तो कभी आपसे कोई पूछ भी, उनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था क्योंकि हॉकी बहुत बढ़िया खेलते थे। तो कभी आपको कोई पूछ भी सकता है कि आप मतलब भारत हॉकी को राष्ट्रीय खेल क्यों कहा जाता है, तो आप लोग बता सकते हो कि मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में सन 1936 ईस्वी में बर्लिन में स्वर्ण पदक जीता गया था और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। उनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को और उन्हें 1956 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान से विभूषित भी किया गया था। तो यह है खेलों की प्रतियोगिताएं। अब अगला पॉइंट 7.3 बच्चों, सॉरी 7.3 खेलों का अंतरराष्ट्रीयकरण। अब खेलों का अंतरराष्ट्रीयकरण क्या है? अंतरराष्ट्रीयकरण मतलब ये होता है कि एक ही ऐसे कोई खेल जिसको अंतरराष्ट्रीयकरण किया जाए, जो इंटरनेशनल लेवल पर खेला जाए, जिसमें कई सारे देश के लोग मिलकर खेल खेलते हैं और उसमें विजयी जो होता है उस देश को पुरस्कार दिया जाता है या कप दिया जाता है। जैसे आप लोग क्रिकेट हमेशा देखते होंगे, तो आप लोग देखते होंगे T20 वर्ल्ड कप होता है या वर्ल्ड कप होता है, उसमें कई सारे देशों के लोग शामिल होते हैं। तो ये खेलों का अंतरराष्ट्रीयकरण कब से शुरू हुआ? तो ये सन 20वीं और 21वीं शताब्दी से खेलों का अंतरराष्ट्रीयकरण शुरू हुआ, उसके पहले नहीं था। उसके पहले जो खेल देश में खेला जाता था, जिस देश में खेला जाता था, तो वहीं तक सीमित था। दूसरे देश के लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई खेल होता है। लेकिन 20वीं और 21वीं शताब्दी में खेलों का अंतरराष्ट्रीयकरण शुरू हो गया। ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल, विंबलडन जैसी प्रतियोगिताओं का समावेशन किया जाने लग गया और उसमें क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस आदि खेलों के मैच का सीधा प्रसारण, मतलब लाइव टेलीकास्ट, आप अपने घर में दूरदर्शन के माध्यम से देखा करते थे। अब तो बहुत सारे चैनल आ गए हैं, लेकिन पहले ऐसे चैनल नहीं थे। तो हम लोग दूरदर्शन, नेशनल, DD1, DD2 पे सारी चीजों को देखा करते थे। मतलब वो चीज खेल किसी दूसरे देश में भी होता था तो ठीक उसका लाइव, मतलब वो मैच सीधा वहां पे हो रहा है लेकिन हमको भी यहाँ पे दिखाई देता था। तो ऐसे ही एक हमारे देश में नहीं, कई सारे देशों में ये सब चीजें की सुविधा शुरू हुई और इन खेलों में जो देश सहभागी नहीं होते थे वो भी अपने घरों में बैठकर चैनल के माध्यम से ये खेल देखा करते थे। तो मतलब ये हुआ खेलों का अंतरराष्ट्रीयकरण कि हम कोई ऐसा खेल जो हमारे देश में नहीं खेला जाता है फिर भी दूसरे देश में हो रहा है और वो तो हम लोग अपने घरों में चैनल के माध्यम से लाइव देख सकते थे। लेकिन जो खेल हमारे देशों में खेला जाता है लेकिन वो खेल दूसरे देशों में हो रहा है तो भी उसका लाइव टेलीकास्ट हम लोग अपने घर में बैठकर आराम से देख पाते हैं। अब इसमें जैसे विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता हो गई, भारत के फाइनल में पहुंचने पर विश्व भर के लोगों ने यह मैच देखा था। विश्व के दर्शकों ने खेल का आर्थिक नीतियां बदल दी है कि दर्शक लोग जो आते हैं, क्योंकि अगर कोई खेल खेला जा रहा है अगर उसमें दर्शक ही नहीं है तो खेल का कोई महत्व ही नहीं है। तो दर्शकों लोग ने खेल को पूरा उसको पूरा नीतियां ही बदल दी है। अब आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ गलत भी होता है, लोग सट्टेबाजी भी लगा देते हैं तो जिसको कि गैर कानूनी चीज है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और खेलों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की कंपनियों ने अपने अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया। जैसे आप लोग देखते हो कि क्रिकेट का एक ओवर खत्म होता है तो आपको वहां पे एडवर्टाइज आने लगता है, कभी थम्स अप का, कभी कोका कोला का, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये सारी कंपनियों ने पैसा लगाना शुरू कर दिया और जिससे कि एडवर्टाइज में वो अपनी कंपनियों का अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं, लोगों तक अपने विज्ञापन पहुंचाते हैं और मार्केट में उन चीजों की मांग बढ़ती है, खरीदारी होती है तो उनका भी पैसा उनको मिलता है। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कि हमारी भारतीय टीम जब मैच खेलती है तो कभी उनके जर्सी पर ओप्पो छपा होता है, कभी सहारा रहता है, कभी और कुछ छपा रहता है। तो ये कंपनियां इन्वेस्टमेंट करती हैं और उनको अपनी जर्सी पहनने के लिए कहती हैं।
तो इससे क्या होता है कि कंपनी को भी फायदा होता है, दर्शक के पास भी एडवर्टाइज तक पहुंच जाती है, और प्लेयर्स को भी इसमें बहुत सारा मुनाफा मिल जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो खेल खेलते हुए जो खिलाड़ी संन्यास ले लिए हैं, मतलब कि अब रिटायर हो गए हैं, तो वो कमेंट्री करते हैं। कमेंट्री मतलब देखिए, आप लोग मैच देखते हो तो कुछ ना कुछ इंग्लिश में लोग बोलते हुए सुनाई देते होंगे आप लोग, तो वो कमेंट्री करते हैं, बताते हैं कि ऐसा खेलना चाहिए था, वैसा खेलना चाहिए था। तो ये है खेलों का अंतरराष्ट्रीयकरण। तो खेलों का अंतरराष्ट्रीयकरण बच्चों कब से हुआ? 20वीं और 21वीं शताब्दी से। उसके पहले खेलों का अंतरराष्ट्रीयकरण नहीं था। और खेलों के अंतरराष्ट्रीयकरण में हम देखे हैं कि किस तरह से हम लोग घरों में बैठकर कोई भी खेलों का मैच सीधा अपने घरों में लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। और विभिन्न प्रकार की कंपनियां होती हैं जो कि इस पे अपना पैसा लगाती हैं और एडवर्टाइज करती हैं, और उससे कुछ मुनाफा वो कमाती हैं। जो खिलाड़ी खेल खेलते रिटायर हो जाते हैं, तो वो कमेंट्री करना शुरू कर देते हैं, और उनकी कमेंट्री से वो लोगों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि किसने टॉस जीता, कौन हारा, कौन बैटिंग करेगा, कौन कितना रन बनाएगा, जो भी उसमें कमेंट्री होती है वह उन लोग करते हैं। तो ये है बच्चों 7.3 का खेलों का अंतरराष्ट्रीयकरण। अब अगला अगर आप देखेंगे तो 7.4 खेलों की सामग्री और खिलौने। अब खेलों की सामग्री और खिलौने क्या है? तो खेलों की सामग्री तो बच्चे बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं, मनोरंजन होने और उन्हें शिक्षा प्राप्त होने की दृष्टि से उन्हें रंग बिरंगे खिलौने दिए जाते हैं, जिसमें उनके मिट्टी के खिलौने होते हैं और कांच के खिलौने होते हैं, और इन खिलौनों को सांचे में बनाया जाता है, और वो बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं, जिससे बच्चे उनको फटाक से उनको पसंद आ जाता है और वो खरीदने की जिद करने लग जाते हैं। प्राचीन काल में जैसे कि क्रिकेट, कबड्डी ये सब नहीं था, या जो आजकल के हम लोग देखते हैं जहाज या डमरू बजाना, ये सब पहले नहीं होता था। तो पहले पुतलियों का उल्लेख मिलता है हम लोग। तो पुतली होती थी, और उनको लोग, बच्चे उनकी तरफ आकर्षित होते थे और उसको खरीदते थे। सुद्रक नाम का एक नाटक, जिसको आप लोगों को मैं पहले ही बताया था, मृच्छकटिक का अर्थ मिट्टी की गाड़ी है। तो मिट्टी की गाड़ी को भी बच्चे जब देखा करते थे, छोटे बच्चे, तो उस पर जिद करते थे, उसको खरीदने के लिए बोलते थे। गुड्डे गुड़िया, लकड़ी के बर्तन या कांच का बर्तन या कांच के खिलौने, या गुड्डा गुड़िया नाचती हुई, ये सारी चीजें होती हैं खेलों की सामग्री। आप लोग को एक बात याद रखनी चाहिए बच्चों, महाराष्ट्र में ठकी नाम से जाने वाली रंगीन लकड़ी की गुड़िया बनाई जाती है। तो याद रखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में ठकी नाम से जाने वाली गुड़िया, रंगीन लकड़ी की गुड़िया बनाई जाती है। तो ये है खेलों की सामग्री और खिलौने। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे 7.5 खिलौने और इतिहास। खिलौने और इतिहास क्या है? खिलौनों का और इतिहास का हमारा बहुत ही ज्यादा प्राचीन संबंध रहा है। खिलौनों के माध्यम से क्या होता है कि इतिहास और तकनीकी विज्ञान पर प्रकाश डाला जा सकता है कि खिलौने के माध्यम से कौन कौन सी तकनीकी और विज्ञान का विकास हुआ है। बच्चों, आप लोग जानते हो कि जब क्रिकेट पहले खेला जाता था तो उसमें थर्ड अंपायर नहीं होते थे। सिर्फ अंपायर जो मैदान में रहते थे, वो जो फैसला दे देते थे उसको सही माना जाता था। तो धीरे धीरे विज्ञान ने अपना विकास किया, तकनीकी का भी विकास हुआ, और थर्ड अंपायर सिस्टम चालू हो गया। तो अब इसमें क्या होता है कि किसी भी रिप्ले होता है, और किसी भी चीज को बहुत बारीकी ढंग से देखा जा सकता है कि वह चीज वास्तव में घटना घटित हुई थी कि नहीं हुई थी। उसके बाद बच्चों क्या हुआ था कि अभी आप लोग देखते हो कि आजकल के मैचों में क्या होता है कि स्टैंप में अगर बॉल लगता है तो बेल्स में लाइट आने लग जाती है। तो ये भी विज्ञान का एक चमत्कार ही है, और इससे तकनीकी का विकास हुआ है। तो ये सारे तकनीकी का विकास होता है खिलौनों और इतिहास से। इससे क्या होता है, जब एक देश के लोग दूसरे देश से खेलना शुरू कर देते हैं, तो दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ की संस्कृति के बारे में पता चलता है, वहाँ की परंपराएं क्या होती हैं वो भी पता चलता है। हमारे खिलाड़ी जब दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे देश के खिलाड़ी हमारे देश में आते हैं,
तो उनको सारी चीजों का ज्ञान होता है। हमारे दर्शक उनके देश में जाते हैं, उनके दर्शक हमारे देश में आते हैं, तो उनको यहाँ की परंपरा संस्कृति का भी ज्ञान होता है। महाराष्ट्र में दिवाली के टाइम पे आप लोग देखते हो कि मिट्टी के किले लगाए बनाए जाते हैं, गढ़ बनाए जाते हैं। ये सब लंबी परंपराएं होती हैं। आप लोग भी करते होगे बचपन में या अभी भी करते होगे। जब दिवाली मनाई जाती होगी तो आप लोग किले बनाते हैं जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को सिंहासन के रूप में बिठाते हो और विभिन्न प्रकार के वहाँ पे जेल बनाते हो। उनके उनके जो सैनिक होते हैं वो लाइन से उसमें खड़े रहते हैं। तो ये सब सारी प्रतिमाएं रखते हो, तो इससे हमको हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि हमारे प्राचीन काल में छत्रपति शिवाजी महाराज इस प्रकार के उनके किले होते थे और किस तरह से वो उनके मावले उनकी रक्षा के लिए खड़े रहते थे। तो इससे हमको हमारे इतिहास का ज्ञान होता है। और इसी तरह से बच्चों, इटली के पापाई शहर में भी उत्खनन से मतलब वहां पे खुदाई हुई थी तो हस्ती दंत से बनाई गई गुड़िया पाई गई। हस्ती दंत मतलब हाथी के दांत। और इससे हमको ये अनुमान होता है कि भारत और रोम के बीच चलने वाले संबंधों का भी अनुमान हमको होता है। तो ये है हमारे खिलौने और इतिहास। तो खिलौने और इतिहास के बारे में हमको ये जानकारी हुई कि खिलौनों के माध्यम से तकनीकी विज्ञान पर प्रकाश डाला गया है और विज्ञान का भी विकास होता गया और विज्ञान के विकास के साथ साथ खेलों के में भी उसका महत्व बढ़ता चला गया। और हमने देखा कि हमको दूसरे देशों की संस्कृति का भी बोध होता है। अगर हम दूसरे देश में जाते हैं और दूसरे देश के लोग हमारे देश में आते हैं तो उनको भी उनकी संस्कृति का बोध होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र में हम लोग दिवाली के अवसर पर किले बनाते हैं जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को सिंहासन पर बिठाते हैं और इस ऐसे किलों को आकार दिया जाता है। तो हमको अपने इतिहास के बारे में जानकारी होती है कि प्राचीन काल में जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे महाराष्ट्र के राजा, तो वहां पे वो इस तरह से किलों का निर्माण करते थे जहाँ पे उनके मावले होते थे और उनकी देखरेख निगरानी में रहते थे। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इटली में एक पापई शहर है, वहाँ पे उत्खनन में हस्ती दांतों का भी उल्लेख हमको दिखाई देता है। हस्ती दांत की गुड़िया बनाई जाती है और उसमें हम लोग देखते हैं कि यह अनुमान लगाते हैं कि भारत का रोम के साथ किस तरह से संबंध रहा होगा। तो ये 7.45 खिलौने और इतिहास में। अब अगला है 7.6 खेल और संबंधित साहित्य तथा फिल्में। खेल और संबंधित साहित्य तथा फिल्में। बच्चों देखो, इस टॉपिक से ही हमको पता चल रहा है कि खेल और उसकी जो संबंधित साहित्य हैं, पुस्तकें हैं और इसके ऊपर जो फिल्में बनाई गई हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि बच्चों खेल के ऊपर तो बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं। आप लोग को पता ही होगा, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, माही, है ना? तो ये आप लोग ने फिल्म जरूर देखी होगी। क्रिकेट के ऊपर बनाई गई चीजें हैं। दंगल देखा है आप लोग ने, कुश्ती के ऊपर फिल्म बनाई गई है। हॉकी के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा चक दे इंडिया, शाहरुख खान का, वो फिल्म बनाई गई है। तो ये फिल्में बनाने से भी क्या होता है कि हमको प्राचीन काल में जो खिलाड़ी रह चुके हैं अच्छे अच्छे, उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो देखिए, खेल और उससे जुड़ा साहित्य एक नवीन ज्ञान शाखा है, एक नया चीज है। खेलों से संबंधित हमको पुस्तकों की जानकारी होती है, पुस्तकों की जानकारी होती है। अभी अभी देखिए मराठी भाषा में मलखम का इतिहास प्रकाशित हुआ है। मलखम, जिसमें मराठी भाषा का इतिहास है, उसके बारे में प्रकाशित किया गया है। व्यायाम का भी कोर्स पाया जाता है, व्यायाम को कसरत वाला। और खेल के विषय पर निरंतर चलने वाली सटका नाम की पत्रिका का भी पहले से ही प्रकाशन होता आया है। तो सटका नाम की पत्रिका में सिर्फ खेलों के बारे में बताया जाता है। अंग्रेजी में खेल विषय से संबंधित साहित्य विपुल मात्रा में पाया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में खेल से संबंधित साहित्य को अधिक मात्रा में पाया जाता है पुस्तक। और खेल को लगातार प्रसारण करने वाला दूरदर्शन चैनल भी हम लोग ने पहले देखे हैं और अभी भी रहते हैं। आज के समय में खेल और खिलाड़ियों के जीवन पर हिंदी और अंग्रेजी में फिल्में बनी हैं, जैसे मेरी कॉम, ये फिल्म है, और दंगल। मेरी कॉम ओलंपिक भाग में लेने वाली, कांस्य पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला मुक्केबाज थी। और फोगट बहने जो कि हम लोग देखे हैं, कुश्ती पहलवान थी उन लोग। और उनकी फिल्मों पर, जीवन पर आधारित फिल्म दंगल थी जो आमिर खान की है, वो भी हम लोग ने फिल्म देखी होगी। फिल्म का निर्माण करते समय फिल्म का कालखंड ऐसा नहीं
फिल्म का कालखंड, दस मिनट बैठो ना, 10 मिनट बैठो, मेरा लेक्चर है, मैं खत्म करके आता हूँ। तो फिल्म का निर्माण करते समय ऐसा नहीं कि हम लोग कोई भी फिल्म बना दिया, कहीं भी जगह पे बना दिया, ऐसा नहीं होता है। फिल्म बनाते समय फिल्म का कालखंड क्या होता है, उस वक्त वहां पे प्राचीन, उस वक्त की रहन सहन क्या थी, उस वक्त की बोली भाषा क्या थी। आप लोगों ने दंगल में देखा ही होगा किस तरह से आमिर खान की भाषा वहां पे बदली हुई हमको दिखाई देती है। कपड़े किस तरह से पहने जाते हैं, वहां का जनजीवन किस तरह से रहता है, ये सारी चीजों का अध्ययन करना पड़ता है। और इससे इन घटकों का अध्ययन करना इतिहास के विद्यार्थियों के लिए संभव होता है। को समाचार पत्र, अन्य स्थान पर खेलकूद विषय पर, ये सारी चीजों को लिखते समय इतिहास की जानकारी होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि कहीं का भी कोई भी इतिहास लिख के बैठ गए, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये है खेल, साहित्य तथा फिल्में। तो खेल, साहित्य तथा फिल्में में हमने देखा कि किस तरह से पुस्तकों के बारे में बताया गया है, किस तरह से खेल खेला जाता है, और उनमें कौन कौन से खेल हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी में बनाई गई हैं। और खेल की फिल्में बनाते समय वहां के कपड़े किस तरह से होने चाहिए, वहां की भाषाएं किस तरह से होनी चाहिए, इसके बारे में भी सूक्ष्म अध्ययन और करना जरूरी हो जाता है। अब है खेल और व्यवसाय के अवसर। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट 7.7, खेल और व्यवसाय के अवसर। व्यवसाय मतलब नौकरी, नौकरी के अवसर क्या क्या है। तो खेल और व्यवसाय के बहुत सारे अवसर हैं बच्चों। खेल के माध्यम से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खेल अगर आप अच्छा खेलते हो और आप जिला लेवल पर या स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर जाते हो, तो आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है, और नौकरी में भी आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो खेल और इतिहास को अगर एक ऐसे एक नजर से देखें तो इसमें बहुत ज्यादा दोनों का संबंध है, खेल और व्यवसाय का। खेल कूद के क्षेत्र में अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। आप लोग देखिए, कहीं अगर वैकेंसी निकलती है किसी भी चीज की, तो वहां पे बोला जाता है कि अगर आप खेल खेलते हैं, अगर आप खिलाड़ू हैं, तो उस पर टिक करिए। तो ऐसा नहीं कि आप गलियों में खेले हैं तो आप उस पर टिक करिए। अगर आप जिला स्तर पर खेले हैं, राष्ट्र स्तर पर खेले, राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं, तो आप उस पर टिक करते हैं, तो आपको अच्छी खासी नौकरी भी मिल सकती है। और खेल प्रतियोगिताओं के चलते विभिन्न प्रकार के खेलों की समीक्षा को निवेदन करना, आंखों देखा हाल बताना, मतलब आप लोग, आपको इसमें भी नौकरी मिल सकती है कि आप कमेंट्री कर सकते हो, आंखों देखा हाल बता सकते हो। और ये खेल में पिछले क्या आंकड़े थे, नए क्या आंकड़े अभी चल रहे हैं, तो और उसमें विभिन्न प्रकार के कीर्तिमान आप स्थापित कर सकते हो। दूरदर्शन पर हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, शतरंज आदि खेलों का सीधा प्रसारण होता है। अलग अलग चैनल के कारण इन खेलों को संबंधित जानकारी, आंकड़ों का विवरण रखने वालों का महत्व प्राप्त होता है। तो खेलकूद से संबंधित चैनलों का 24 घंटे प्रसारण चलता रहता है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर मिल सकते हैं आपको। जैसे आपको अंपायर बनने का मौका मिल सकता है, आपको पंचों का जिला में आप पंच बन सकते हैं, राज्य स्तर पर पंच बन सकते हैं योग्यता प्राप्त, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी आपको अंपायरिंग का मौका मिल सकता है। सरकारी गैर सरकारी अफसरों दफ्तरों में भी आपको नौकरी मिल सकती है। आपको छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप जिसको आप लोग बोलते हो, और ऐसे विभिन्न प्रकार के नौकरियों में आपको महत्वपूर्ण योगदान आपको मिल सकता है। तो ये है खेल और व्यवसाय के अवसर। तो बच्चों, आप इतना जानिए कि खेल का हमारे भारत देश में या पूरे विदेश में, देश और विदेश में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। आपको एक चीज और बता दूं मैं, आप इनको देखिए, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, पहले मराठी भाषा में क्रिकेट मैचों का आंखों देखा हाल बताने वाले बाल जय पंडित ये हैं। ये मतलब एक पहले व्यक्ति हैं जो क्रिकेट का बारे में जो कमेंट्री होती है, आंखों देखा हाल मराठी भाषा में इन्होंने शुरुआत की थी। आकाशवाणी से धारा प्रवाह निवेदन, रनिंग कमेंट्री का लोग कानों से प्राण लगा लाकर सुनते थे। मतलब मराठी भाषा में ये बोलते थे, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कमेंट्री होती है, तो मराठी भाषा में कमेंट्री करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। और धारा प्रवाह मतलब एकदम
अच्छे ढंग से ये ऐसी कमेंट्री करते थे कि लोग कान लगाकर इनकी बातें सुनते थे। और यह धारा प्रवाह निवेदन करते समय बाल जब पंडित उस मैदान का इतिहास, मतलब ये मैदान कब इसका मैदान शुरू हुआ, इसमें कब कब कौन कौन से खेल खेले गए, खेल से संबंधित याद, इसमें कौन कौन से रिकॉर्ड बने और पहले किए गए कीर्तिमान यही रिकॉर्ड क्या क्या हैं, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी इन्होंने ये देते थे। उन्हें क्रिकेट और खेल के इतिहास का उत्तम ज्ञान था। परिणाम स्वरूप उनका धारा प्रवाह निवेदन रोचक और आकर्षक होता था, अच्छी कमेंट्री वो कर लेते थे और इससे इनको पहला मराठी भाषा में कमेंट्री करने वाला व्यक्ति कहा जाता है। तो ये बच्चों आपका संक्षेप में मैंने आप लोग को बताया कि खेल और खेल का इतिहास, खेल और इतिहास, तो जिसमें हम लोग देखें कि खेल के माध्यम से विभिन्न प्रकार का हमारा शारीरिक विकास हो सकता है, खेलों में के माध्यम से हमको नौकरी मिल सकती है, खेलों के माध्यम से हमारा मानसिक विकास होता है, लोगों में सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के खेल मैंने आपको दिखाया, दंगल, शतरंज, कबड्डी, लंगड़ी, टेबल टेनिस, फुटबॉल, मलखंभ, स्केटिंग, क्रिकेट और ये बालजा पंडित। तो इससे हमारा ये खेल और इतिहास पाठ पूरा होता है। अगर इस पाठ से संबंधित आपको कोई सवालात करने हैं तो आप मुझसे कर सकते हो। बोलिए बच्चों, राजनाथ चौरसिया। हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ राजनाथ चौरसिया, बोलो क्या सवालात है। हेलो 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 सर, क्लास हो गया ना? सर क्लास हो गया, कुछ बच्चे सवालात करना चाहते हैं। ओके ओके, ठीक है। उनको एक मिनट। राजनाथ चौरसिया बोलो बेटा। उसका माइक नहीं है। हाँ, नीलम एंड नीलू यादव, कोई प्रश्न होगा तो पूछिए। हेलो मैं सर। नीलू हाँ यादव। सर जो खेल का इतिहास है ना, थोड़ा मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम था तो समझ में नहीं आया मुझे। नेटवर्क का प्रॉब्लम था बच्चों। यस सर, इसके लिए इतिहास का खेल समझ में नहीं आया। अभी बच्चों नेटवर्क का प्रॉब्लम था तो ठीक है, फिर कभी वापस से लेक्चर होएगा तो फिर मैं लूंगा। ओके सर। राजनाथ चौरसिया, राजनाथ चौरसिया पूछो। सर महाराष्ट्र में लड़की की गुड़िया का नाम क्या था सर? ठकी ठकी। ठकी। हाँ सर, वही माइक नहीं चालू हो रहा था सर मेरा। ठकी है ठकी। थैंक यू सर। और किसी को कोई प्रश्न है? हेलो।
हेलो राहुल सर। हेलो राहुल सर। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है क्या? अभी ऐसा भी है सर करने का? नहीं सर, वो नॉमिनेशन फॉर्म भरना। हेलो